नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी जी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो क्लास 3 में हमने पढ़ा था 1861 के अधिनियम तक। क्लास 4 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। फ्रेंड्स, जब हम 1909 के अधिनियम की बात करें तो यहाँ पर याद रखना कि केंद्रीय विधायी परिषद और प्रांतीय विधायी परिषद में लोगों की संख्या को बढ़ाया गया, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर क्या होता है, पहली बार कार्यकारी परिषद में एक भारतीय को जोड़ा गया और उनका नाम क्या है, सत्येंद्र सिन्हा, जिन्हें एज ए लॉ मेंबर जोड़ा गया। अब तक क्या होता था कि ओनली विधायी परिषद में भारतीय को जोड़ा जा रहा था, लेकिन पहली बार 1909 के अधिनियम में सत्येंद्र सिन्हा को कार्यकारी परिषद में जोड़ा गया एज ए लॉ मेंबर। और तीसरा पॉइंट जो 1909 के अधिनियम में मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर मुस्लिमों के निर्वाचन के लिए मांग की गई। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करते हैं 1909 का अधिनियम। तो जो 1909 का अधिनियम है, यहाँ पर क्या है, द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है। कहां पे, प्रांतों में। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कौन से अधिनियम में होती है, 1919 के अधिनियम में। उसके बाद बात करी जाए कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 में से 3 भारतीय होंगे। देखिए इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखिएगा कि 1909 में पहली बार एक भारतीय कार्यकारी परिषद में जुड़ा। अब एक मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है, इजाफा हो रहा है भारत की प्रगति में, भारत की आजादी की प्रगति में इजाफा हो रहा है। तो 1919 में क्या होता है कि कार्यकारी परिषद में 6 सदस्य थे, उसमें से 3 भारतीय होंगे, कमांडर इन चीफ को छोड़कर। ठीक है, उसके बाद इसमें जो पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है कि 1926 में सिविल सेवा की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कौन से अधिनियम में की जाती है, 1919 के अधिनियम में। और सेंट्रल बजट को स्टेट बजट से अलग किया जाता है। भाई द्वैध शासन की शुरुआत हो रही है तो सेंटर का बजट अलग रहेगा, स्टेट का बजट अलग रहेगा। तो ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारा जो अधिनियम आता है 1935 का अधिनियम। यहाँ क्या होता है कि प्रांतों में जो द्वैध शासन चल रहा था, प्रांतों में द्वैध शासन को हटाकर उसे कहां, केंद्र में लागू कर दिया गया। कहां लागू कर दिया गया, केंद्र में लागू कर दिया गया। फिर इसी 1935 के अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना होती है और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रस्ताव आता है। बहुत ही आसानी से आपको ये तीनों अधिनियम याद हो गए। 1919 के अधिनियम में 3 चीजें हैं, क्या, केंद्रीय विधायी परिषद एवं प्रांतीय विधायी परिषद में लोगों की संख्या बढ़ा दी, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की मांग कर दी, पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय को जोड़ा गया। जब यहाँ एक भारतीय को जोड़ा गया कार्यकारी परिषद में, तो 1919 में बढ़ेंगे तो 6 में से 3 भारतीयों को जोड़ा जाएगा और प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हो जाएगा। चूंकि प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हो गया तो जाहिर सी बात है केंद्र का बजट अलग रहेगा, स्टेट का बजट अलग रहेगा। 1935 के अधिनियम में क्या होता है कि प्रांतों में से द्वैध शासन को हटा दिया जाता है और केंद्र में द्वैध शासन को स्टार्ट कर दिया जाता है। और 1935 के अधिनियम के तहत ही संघीय न्यायालय की स्थापना होती है और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान आता है। तो फ्रेंड्स, यहां तक 1935 तक हमने इंपॉर्टेंट एक्ट्स को पढ़ा और साथ ही उन मुख्य बिंदुओं पर हमने जोर दिया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आरओ एआरओ में आने की पूर्णतः संभावना है। अब हमारा लास्ट जो अधिनियम आता है वो है 1947 का अधिनियम। जाहिर सी बात है प्रगतिशील भारत में संघर्ष हो रहा था, तो 1947 के अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिल जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना मतलब सपोर्ट दिखाएं। फ्रेंड्स, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करा पाऊं। और अगर कोई मुझसे गलती हो जाती है तो उसके लिए अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ करना। हालांकि मैं पूरी मतलब देख रेख से इस वीडियो को बना रहा हूं। बाकी अगर कोई आपको सुझाव अगर इस वीडियो के अंतर्गत देना हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करना। जय हिंद दोस्तों।